to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. भ्रातृभगिनीश्च गृहे सर्वे कुशलिनः सन्ति एतत् मम विश्वासः अस्ति। अधुनापि भारतवर्षे कोरोना नाम्ना विषाणुजनितः रोगः अस्ति। तस्य निवारणार्थं कोऽपि उपायम् अधुना न अन्वेषितवान्। अस्तु, अस्माकं कृते एतत् धर्मः अस्ति। स्वरक्षां व परिवारस्य सर्वे जनान् रक्षां कर्तुं यः सतर्कता अस्ति सर्वकारेण तस्य पालनं करणीयम्। पालनम् अर्थात् हस्तं प्रक्षाल्यतु, वारंवारं सैनिटैजरं करोतु, हस्तं पादत्राणं गृहात् बहिः स्थापयतु। अर्थात् स्वच्छता उपरि विशेष ध्यानं ददातु। हाइजेनिक शब्द अस्ति आङ्ग्लभाषायां, तस्योपरि पर्याप्त ध्यानम् आवश्यकम् अस्ति। अधुना एतत् तु अस्ति अस्य रोगस्य निवारणार्थं सतर्कता। अस्मिन्नेव काले अध्ययन अध्यापन कृते वयं सर्वे प्रयासरतम् अस्मः। विगत कालांशे विगत दिवसे व्याकरणस्य उपरि वा पाठस्य अध्यायः उपरि चर्चां कृतवन्तः एव। अधुना यः पाठः अस्ति तस्य पाठस्य नाम अस्ति सन्धि। पश्यति अत्र सन्धि। सन्धि उपरि ऑनलाइन वर्गः आसीत्, तस्मिन्नेव चर्चां भूतवन्तः। दो कालांशो अभवत् ऑनलाइन कालांशे संधि विषयस्य संधि पाठस्य नीत्वा दो कालांशो अभवत्। तस्य वीडियो अस्ति, स्पष्ट छायाचित्रम् अस्ति। अत्र संधि पाणिनि महोदयः स्व अष्टादश ग्रन्थे अष्टाध्यायी ग्रन्थे लिखितवान् परः सन्निकर्षः संहिता। हिंदी भाषायाम् अर्थः अस्ति संहिता अर्थात निकटता। निकटता मतलब पर वर्ण और पूर्व वर्ण। पर वर्ण पूर्व वर्ण दोनों की अत्यंत निकटता से उत्पन्न जो विकार होता है उसको हम संधि कहते हैं। दो वर्ण है, एक पर वर्ण जो पहले वर्ण आता है उसमें पर वर्ण, जो बाद में आता है उसको पहले जो वर्ण आता है उसको पूर्व वर्ण और बाद में जो आता है उसको पर वर्ण कहते हैं। तो उस पर वर्ण और पूर्व वर्ण की अत्यंत निकटता से उत्पन्न जो विकार होता है उसको हम संधि कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में यदि हम मान लें कि हमारे पास चीनी रखी हुई है और पानी रखी हुई है, तो चीनी और पानी को जब हम मिला देते हैं, चीनी और पानी की जब अत्यंत निकटता हो जाती है तो चीनी भी अपना रंग छोड़ देता है, पानी भी अपना जो उसका रंग है वह बदल जाता है, और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो न चीनी रहती है न पानी रहता है। उसका एक नया नामकरण हो जाता है जिसको हम शरबत कहते हैं। उसी प्रकार पूर्व वर्ण और पर वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो दोनों वर्ण का अस्तित्व समाप्त होकर एक तृतीय वर्ण का उदय होता है। वही तृतीय वर्ण संधि कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। परिभाषा है इस प्रकार दो वर्णों के अत्यंत निकटता अर्थात मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कहते हैं कि दो वर्ण कैसे मिलते हैं और अपना अपना जो चरित्र है उसको छोड़ के नया निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अ और आ दोनों वर्ण ने अपने विशेषता को छोड़ा तो एक नया वर्ण बना। यहाँ पर देखिए क और अ है, ये क पूर्व वर्ण है और अ पर वर्ण है। ये दोनों वर्ण जब आपस में मिल गए तो तृतीय वर्ण का निर्माण हो गया गौ। यहाँ पर न क है न अ है। उसी तरह यहाँ पर त और न से
उसी तरह विसर्ग और र से विसर्ग और र मिलते हैं तो ओ होता है। अब यहां पर देखिए उसी प्रकार 4 शब्द है हमारे पास, देव जोड़ आलय, अर्थात इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, तो इसका विकार भी स्वर है। इसको हम कहते हैं स्वर संधि। जब दोनों तरफ स्वर वर्ण की विशेषता है, स्वर वर्ण की उपलब्धता हो, तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा आसानी से निकल गया। क्या परिभाषा निकला? जब 2 स्वर वर्णों के निकट होने से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल होने से जब विकार उत्पन्न होता है, वह स्वर संधि कहलाता है। दोनों तरफ आवश्यक है कि दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। दोनों तरफ अगर स्वर वर्ण है तो हम स्वर संधि कहेंगे। इसका उदाहरण यहाँ, अब यहाँ देखिए 2 उदाहरण है। यहाँ पर एक में क हलंत है, दिक जोड़ अंबर, यहाँ क हलंत है अर्थात इसमें स्वर नहीं है। यहाँ पर भी तो हलंत है, इसमें भी स्वर नहीं है। यहाँ पर स्वर वर्ण है, दिक जोड़ अंबर में पर वर्ण स्वर है, लेकिन जगत जोड़ नाथ में नौ जो है वो व्यंजन है। तो ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण, अर्थात इसका मतलब हुआ कि स्वर संधि के बाद, व्यंजन संधि के बाद स्वर वर्ण आए, व्यंजन वर्ण के बाद, जैसे यहाँ क हलंत और त हलंत दोनों व्यंजन वर्ण है, इन दोनों व्यंजन वर्णों के बाद पर वर्ण में या स्वर आए या व्यंजन आए, तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण के पश्चात व्यंजन वर्ण आए या स्वर वर्ण आए, उसको हम, और उससे उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। साफ हो गया? स्वर संधि में क्या विशेषता थी? दोनों तरफ स्वर वर्ण होने चाहिए। व्यंजन संधि में क्या विशेषता है? कि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर आए या व्यंजन है, तो उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। इसके बाद तृतीय वर्ण, चतुर्थ शब्द देखिए, मनः जोड़ रथा। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग और र मिलकर के, यहाँ देखिए विसर्ग और र मिलकर के ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो परिभाषा क्या है कि विसर्ग के बाद जो भी कोई वर्ण आएगा तो दोनों मिलकर विसर्ग में जो परिवर्तन लाएगा उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये हमारे संधि की समझ है। इस प्रकार से हमारे पास संधि के 3 भेद हो गए, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। और स्वर संधि के हमारे पास 5 भेद अभी हमको चर्चा में लाने हैं। वैसे 7 भेद है, लेकिन 5 संधि की चर्चा हम करेंगे। यहाँ से आएगा, यहाँ से शुरू कर दीजिए। बढ़ रहा है। तो स्वर संधि की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि स्वर संधि का मतलब होता है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि। इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अभी एक और आधा मिनट की बात हम करते हैं कि जिस प्रकार से चीनी और पानी को मिला देते हैं तो शरबत हो जाता है, उसी प्रकार अन्य भी चीजों को यदि मिला देते हैं तो उसका नामकरण अलग अलग हो जाता है। यानी हमको जैसा प्रोडक्ट चाहिए, फल चाहिए, उसी प्रकार की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने की। सभी वर्णों के मिलने के तौर तरीकों को अलग अलग रखा। इस प्रकार से जितने भी स्वर वर्ण हैं जो आपस में मिलते हैं तो 7 प्रकार से मिलते हैं, जिसमें विचारणीय विषय यहाँ पर हम 5 करते हैं। समयाभाव में आज हम 2 ही बात करेंगे। तो दीर्घ संधि पर आते हैं। दीर्घ का मतलब ही होता है दीर्घ, यानी जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। स्पष्ट है? हरस और दीर्घ हम पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए अ और अ दोनों मिलकर आ हो जाता है। अ और अ ये दोनों हरस्व वर्ण है, दोनों हरस्व मिलकर यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ का उदाहरण है राम जोड़ अयन। राम जोड़ अयन को जोड़ेंगे तो ये अ और ये अ दोनों मिलकर आ हो जाता है, निर्माण होगा रामायण। इसी तरह यहाँ पर एक दीर्घ है और एक ह्रस्व है, ये दोनों भी मिलकर के दीर्घ होगा, आ होगा। तो विद्या जोड़ अर्थी,
विद्यार्थी। यहाँ पर दोनों दीर्घ है, दीर्घ और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ होगा, तो इसका उदाहरण नदी जोड़ ईस, नदीस। यहाँ है ऊ जोड़ ऊ, दोनों मिलकर दीर्घ होगा, तो भानु जोड़ उदय अर्थात भानुदय। यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा दीर्घ, ये दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर ह्रस्व है, यहाँ पर ह्रस्व है, ये दीर्घ हो जाता है। ये हो गए दीर्घ संधि, यानी ह्रस्व वर्ण या दीर्घ वर्ण दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, समान वर्ण होने चाहिए। नियम है अका सवर्णे दीर्घ, अर्थात दोनों में वर्ण की मात्रा समान वर्ण होने चाहिए। अ के साथ ई नहीं मिलेगा, उ के साथ ए नहीं मिलेगा। अगर उ आएगा तो दोनों तरफ उ रहेगा, ए रहेगा तो दोनों तरफ ए रहेगा, और रहेगा तो दोनों तरफ अ या आ रहेगा, ई रहेगा तो दोनों तरफ ई या ई रहेगा। ये समान वर्ण है। ऐसे समान वर्णों के मिलने से, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से मिलने से दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम आया दीर्घ। यहाँ पर दूसरा वर्ण है, दूसरा संधि है गुण संधि। गुण संधि में पूर्व वर्ण हमेशा अ या आ वर्ण होता है। पूर्व वर्ण में हमेशा अ या आ रहेगा। अ या आ के साथ अगर ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। देखिए उदाहरण, नर जोड़ ईस, तो नरेश। यहाँ पर अ के साथ अगर वो मिलता है तो ओ हो जाता है, जैसे सूर्य जोड़ उदय, तो सूर्य उदय है। यहाँ पर आता है ऋषि, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि अर्थात महर्षि। ये तीन प्रकार के विकार गुण संधि में उत्पन्न होते हैं। अ आ के साथ ई मिलेगा तो ए, अ आ के साथ उ मिलेगा तो ओ, अ आ के साथ अगर री मिलेगा तो अर हो जाता है। इसको हम गुण संधि कहते हैं। अब दूसरा जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें ये तीनों संधि की चर्चा करेंगे। इसका जो गृह कार्य है वह गृह कार्य स्पष्ट है, आप देख लीजिए। गृह कार्य हम यहां लिख रहे हैं, संधि संधि व अस्य प्रकाराणि तत्पश्चात स्वर संध्या प्रकाराणि। स्वर संध्या प्रकाराणि परिभाषा लिखतु स्मरतु च। हम बोल रहे हैं स्मरतु च। धन्यवाद।